कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। तो शुरू करें। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन में भी नेफ्रॉन कैसा होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज है, मतलब बॉडी लैंग्वेज कौन कौन से पार्ट्स के बारे में पढ़ा, कौन सा पार्ट किस किडनी के किस एरिया में से, आई मीन्स कॉर्टेक्स में होता है, खुला में होता है। इसके अलावा टाइप ऑफ नेफ्रॉन भी पढ़ा था, याद आया? हाँ जी जी। नेफ्रॉन के बाद टाइप्स में पढ़ा था, मतलब कौन कौन सा, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन पढ़ा था और एक जेजी नेफ्रॉन पढ़ा था। 85% 15% याद आ गया। इसके अलावा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में भी पढ़ा था। और याद करो, एक सेल थी जेजी सेल, याद आया? जेजी सेल के बारे में भी देखा था। जेजी सेल से 3 हार्मोन निकल रहे थे, कौन बताएगा? याद आ गया कि नहीं, भूल गए? भूल गए। 3 हार्मोन निकल रहे, एक रेनिन निकल रहा था, याद आ गया, एक इरिथ्रोपोइटिन निकल रहा था और एक निकल, केजी क्या कर रहा है? केजी एएफआर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, जबकि कैल्सिट्रॉल जो है वो कैल्शियम आयन के एब्जॉर्बशन को बढ़ा रहा था। कहाँ से? कहाँ से? गट से। इसके अलावा एक हार्मोन और था इरिथ्रोपोइटिन, स्टिमुलेटेड कर रहा था, तो इरिथ्रोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट। बहुत अच्छे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, अब जो आज का टॉपिक है, कल वादा किया था यूरिन फॉर्मेशन बताया। तो यूरिन फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन देखते हैं हो रही है और क्या क्या उसमें स्टेप है। देखो बच्चों, हमारी जो किताब है ना एनसीईआरटी में, उसमें तो यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर लिख दिया गया है। 3 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी? एक होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी होती है रीएब्जॉर्बशन और तीसरा होता है सिक्रीशन। ये 3 स्टेप आपकी किताब में बहुत क्लियर लिखे हुए। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम, ठीक है, तो पढ़ें। चलो पढ़ते हैं। यूरिन फॉर्मेशन, चलो हेडिंग डाल देते तो यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप दिए हैं। पहला दिया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नाम बता रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन भी तो हो रहा है लेकिन किस लेवल का? अल्ट्रा लेवल का। हाँ। दूसरा, फिल्ट्रेशन हो गया तो अब क्या करो, रीएब्जॉर्ब कर, रीएब्जॉर्बशन। और रीएब्जॉर्बशन होने के बाद जो है एक स्टेप और तुम्हारी किताब में दिया, दैट इज कॉल्ड ये सिक्रीशन दी। ये 3 स्टेप दिए हैं, ठीक है। इसको तुम्हारी किताब में एक नाम और दिया है, इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट इज ग्लोमेरुलर। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी लिख देते। क्यों ऐसा बोल रहा है? ग्लोमेरुलस में हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब एक चीज मुझे बताओ कि एक्सक्रीशन आखिर में है क्या? डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, एक्सक्रीशन मतलब वही पूछ रहे हैं आपसे कि एक्सक्रीशन, तुमको तो डेफिनेशन पता ही है, बताया भी था कि एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज है। हाँ। तो एक्सक्रीशन क्या है? तो एक्सक्रीशन इज इक्वल टू क्या? एक्सक्रीशन इज इक्वल टू क्या? बताओ, कौन बताएगा? एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन, लिख दें अपनी बात को। एक्सक्रीशन इज इक्वल टू, एक्सक्रीशन इज इक्वल टू, बताओ कौन बताएगा? एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस, फिल्ट्रेशन माइनस
फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन प्लस ये बात है, बहुत बेसिक्स की बात की, बहुत बेसिक। ठीक है, तो अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग अपना यही प्रोसेस मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो पॉइंट डालोगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहले क्या डालोगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला पॉइंट तो आ जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, जो भी लिखना चाहो वो लिख लो। अल्ट्रा या ग्लोमेरुलर। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। क्या छोटे छोटे पॉइंट हैं? कि पॉइंट ये है कि ये फिल्ट्रेशन आखिरकार हो कैसे रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, देखो भाई। तो हमारे पास एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, याद करो बताया था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, याद आया? हाँ याद आ गया। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से क्या होगा? इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से ब्लड जो है वो फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होगा। पोडोसाइट सेल लगी थी, ब्लड फिल्टर होगा। ब्लड फिल्टर कैसे क्या होगा? ब्लड फिल्टर में क्या निकल के आएगा भाई? सबसे प्लाज्मा निकल के आएगी, अभी बताएंगे कैसे निकल। सब कुछ नहीं फिल्टर होगा, सब कुछ सारी चीजें फिल्टर नहीं हो सकती, कुछ चीजें ही फिल्टर होंगी। प्लाज्मा निकल के आएगी, और प्लाज्मा जब निकल के आएगी तो अब कितनी निकल के आएगी, उस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज और तुमको बताएं। एक चीज ये है कि थोड़ा सा इसमें ब्लड को लेके आओ। हमने ब्लड जब पढ़ाया था तुमको तो तुम्हें बताया था कार्डियक आउटपुट कितना, याद आ रहा है? कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला बताया था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट। हाँ, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट जरा यहाँ पर निकालना जरूरी है तुम्हारे लिए। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट, ये निकाल के लाओगे तो ये हो गया था 70 ml, ये हो गया था 72 बीट, और ये निकल के आया था 5040 ml CO। कार्डियक आउटपुट ये निकल के आया था, मतलब 5 लीटर कार्डियक आउटपुट आ रहा था। याद आया? याद तो आना चाहिए, नहीं याद आएगा तो काम नहीं चलेगा। तो याद तो करना जरूरी है तुम्हारे अपने लिए भी, एग्जाम के लिए भी जरूरी है, तो याद करो। चलो अब चलते हैं जरा, अब बनाते हैं एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम आखिरकार कैसे काम करेगा, जैसे तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। चलो आ जाओ भाई। तो तो डायग्राम छोटा ही बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बना, दिक्कत होने लिखने में। याद आ गया? रीनल कार्पेसल्स का स्ट्रक्चर है और नाम लिखे, वो नाम, ये कौन है बच्चों? एफरेंट आर्टी। ये कौन है? इफरेंट आर्टियोल है। ठीक है, ये कौन है? एफरेंट आर्टियोल। उधर वाला क्या हो गया? इफरेंट आर्ट। चलो भैया, तो यहाँ से ब्लड आ रहा होगा, इफरेंट आर्टियोल से फिल्टर हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो जब फिल्टर हो रहा होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना प्रेशर भी काम करेगा। तो सबसे पहला प्रेशर कौन सा काम, वो जरा दे।
यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्रेशर काम करता है। इस प्रेशर का नाम है GHP। GHP ये क्या है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये कितना होगा? कि कुछ वैल्यू होगी ना, होगी हो। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 55 mmHg होगी। और ये जो प्रेशर है बेटा, ये पॉजिटिव प्रेशर। कौन सा प्रेशर है? पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव। mg लिख दिया, सॉरी mmHg लिखना था यार। mmHg ये कैसा प्रेशर? पॉजिटिव। इसके अलावा इसमें एक दूसरा प्रेशर भी काम कर रहा है, दैट इज ब्लड कोलाइडल प्रेशर, BCOP। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलाइडल 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 ऑस्मो प्रेशर कितना होगा? ये भी होगा। इसकी वैल्यू होगी 30 mm/Hg। और ये प्रेशर कैसा होगा? ये प्रेशर होगा निगेटिव। ठीक है। इसके अलावा एक प्रेशर और काम कर रहा है इस जगह पर, इसका नाम है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। और ये कितना होता है? ये होता है 15 mmHg। 15 mmHg। और ये कैसा प्रेशर है? नेगेटिव प्रेशर। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई? हमने क्या लिखा है? हमने कुछ नहीं लिखा है, हमने लिखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में ब्लड फिल्टर हो, ब्लड फिल्टर में भी क्या होगा? प्लाज्मा फिल्टर। अब प्लाज्मा फिल्टर होगी तो अब हमारे पास टोटल ब्लड कितना है? 5000 ml है, मतलब 5 लीटर है। तो अब प्लाज्मा कितने परसेंट? तुमको बताया था ना 55% होती है प्लाज्मा। तो इसका 55% तुम निकाल करके तो तुमको आइडिया लगेगा कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है। 55% इसका निकालोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, इस सब चीज़ों के बिहाफ पे एक चीज़ नई तय होती है, वो तय होती है नेट फिल्ट्रेशन रेट क्या है। नेट फिल्ट्रेशन रेट क्या है हमारा? नेट फिल्ट्रेशन रेट, नेट फिल्ट्रेशन रेट मतलब NR। ये क्या है? तो NFR जो है वो GHP माइनस COP प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू रख लो। ये 55 था। BCOP कितना बताया था तुमको? 30 mmHg। और ये वाली कितनी बताई थी? 15 mmHg बताई थी? नहीं बताई थी? बताई थी। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये इतना 30 40 45 10 mmHg का प्रेशर आया लगभग।
आ गया 10 mm Hg का प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, हाँ थोड़ा स्लो है, अभी तेज कर रहे हैं, परेशान नहीं। तो 10 mm का Hg का प्रेशर आया। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे, GFR निकालेंगे। GFR, GFR कैसे निकालोगे? GFR होता क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट तो भी लिख देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट निकालो, कैसे निकालोगे? तो GFR निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? देखो फार्मूला कुछ नहीं लगाना है, एक बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? याद रखनी है एक डायग्राम, वही पुराना वाला डायग्राम। ये अब इसमें कुछ फार्मूला लगा दो। फार्मूला कुछ नहीं लगाना है, सीधे सीधे यहां से दिखाओ ब्लड फ्लो। ये ब्लड फ्लो हो रहा होगा, ब्लड फ्लो हो रहा होगा। तो ब्लड फ्लो कितना हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा? एक 1100 से 1200 ml पर मिनट हो रहा होगा। 1100 से 1200 ml पर मिनट हो रहा होगा। समझे? नहीं समझे? 1100 से 1200 ml पर मिनट हो रहा होगा। या फिर अब इसका क्या निकाल लो, इसका 55% निकाल लो। तो इसका 55% जब निकालोगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और रीनल प्लाज्मा फ्लो, RPF। ये प्लाज्मा ही तो फिल्ट्रेट होती है ना, कि और कुछ फिल्ट्रेट होता है? कितना होता है? 55%। 55% होगा कि नहीं होगा? तो 55% इसका निकाल लोगे तुम। इतनी तुमको गणित आती है, छोटी छोटी सी गणित नहीं आती है? आती है। ये निकाल लोगे। अब ये ब्लड यहाँ आ रहा होगा, ये फिल्टर हो रहा होगा, फिर तो ऐसे फिल्टर हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो ये फिल्टर जो होके आया है, ये जो फिल्ट्रेट आया है यहाँ पर, ये जो फिल्टर होके आया है, फिल्टर जो होकर के आया है वो कितना आया है? वो आया है 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट आया है। या फिर इसको सीधे निकाल के देखोगे तो 180 लीटर पर डे आ रहा है, पर डे आ रहा है, इतना आ रहा है। तो अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो यूरिन बनती भी नहीं है हमारी बॉडी में। करते क्या है, इसका 1/5 निकलेगा बच्चा। का क्या निकलेगा? 1/5 निकलेगा। तो 1/5 निकाल दो इधर। तो 1/5 निकालोगे तो देखो 1/5 निकालोगे तो इसका फार्मूला क्या बनाओगे? इधर अलग से बना लेते हैं फार्मूला। फार्मूला बनाओगे GFF, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इक्वल टू, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इक्वल टू क्या, इक्वल टू बोलो, इक्वल टू GFR अपॉन RPF। RPF, GFR कितना आया बेटा? 125 आया, ठीक है। और RPF कितना आया? 650 आया। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/5, या फिर टोटल का मात्र और मात्र 20% निकल करके आएगा। क्लियर? डाउट है क्या इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं होगा तुमको। देखो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ हमको कि डाउट है हमें सर। हमने क्या निकाला है? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकाला, प्रेशर निकाल के रख लिया है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन देख रहे हैं, ब्लड फ्लो देखा, ब्लड फ्लो में रीनल प्लाज्मा 55% हो गया, 55%। अब 55% 1100 से 1200 का निकालोगे तो कितना आएगा? लगभग 600 650 आएगा। अब फिल्ट्रेशन फिल्टर निकला, तो ये जो फिल्टर निकला है ये है GFR है।
तो GFR कितना हुआ 125 ml पर मिनट। और हमें क्या निकालना है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, तो अपॉन RPF कर दिया, तो अपॉन RPF कर दिया तो इसको कट करोगे तो कितना निकलेगा, टोटल का 20% ही निकलेगा या 1/5% ही निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये सब चीजें तो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है, लेकिन अब एक चीज और समझना होगा कि इतना सारा तो फिल्ट्रेट हो रहा है तो रीएब्जॉर्ब भी तो कराना होगा ना। तो फिल्ट्रेट तो हो रहा है तो रीएब्जॉर्ब भी कराना होगा, तो रीएब्जॉर्ब कराने के लिए हम क्या करेंगे भाई, रीएब्जॉर्ब की मैकेनिज्म होगी। देखो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं तुम्हारे लिए, तुमको समझ में आ जाएगा इसी से ही। ऐसे समझो, ये जो फिल्टर हो रहा है इसमें से 99% चीजें जो हैं वो क्या कर ली जाएंगी, रीएब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, वापस बुला रीएब्जॉर्ब कर ली, और 1% जो है वो फिल्टर किया जाएगा। 1% क्या किया जाएगा, बोलो, कन्वर्ट इन यूरिन किया जाएगा, सीधे सीधे कन्वर्ट इन यूरिन, कन्वर्ट इन यूरिन, कन्वर्ट इन यूरिन। और 1% अगर निकालोगे तो लगभग 1.5 लीटर से लेकर 1.8 लीटर यूरिन पर डे चार्ज होगी और बनेगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, नहीं आई, बहुत अच्छी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और आगे जब चलोगे तो अब बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब थोड़ा स्पीड आएगी, रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो देखो रीएब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, देखो चल रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन को अगर देखोगे तो रीएब्जॉर्प्शन कई जगह होता है। सबसे पहला तो पॉइंट आ जाएगा रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कराओगे, पीसीटी में कराओगे, रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, इन पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन कराने चल रहे हो तो पहला पॉइंट याद रखो, क्या पहला पॉइंट याद रखोगे, पहला पॉइंट याद रखोगी भाई साहब, ये ब्रेस्ट बॉर्डर टिश्यू है, यहाँ पर ब्रेस्ट बॉर्डर, क्या लिखोगे, ब्रेस्ट बॉर्डर इपिथीलियम है यहाँ पर। तो ये ब्रेस्ट बॉर्डर इपिथीलियम जो होगा वो किसके लिए होता है बताओ, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए होता है। तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर लिखोगे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब तुमसे कोई पूछे कि क्यों होगा तो तुम उसको बता दो, क्या बता दो कि सर यहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ माइक्रोविलाई। बताया था कल टिश्यू जो पढ़ाया था कौन कौन से टिश्यू होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे 70% से लगा करके 80% पानी और मिनरल क्या हो जाएगा, बैक टू पवेलियन हो जाएगा। मिनरल्स आर रीएब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी, पीसीटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, अब ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, मालूम क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन बना के दिखाते हैं तुमको, ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ साथ अमीनो एसिड, विटामिन सी, अमीनो एसिड, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी के साथ साथ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन के साथ साथ नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस के साथ साथ थोड़ा सा पानी। फिर से देखो भाई, ये जो तीन हैं, ये कौन कौन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और विटामिन सी, ये तीनों के तीनों जो हैं 100% रीएब्जॉर्ब होंगे, 100% रीएब्जॉर्ब होंगे।
अच्छा, इसमें एक चीज और लिखना भूल गए क्या? लिखना भूल गए हैं, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं। पॉजिटिव आयन में कौन कौन आता है? तो पॉजिटिव आयन में सोडियम आ ले लो और पोटेशियम ले लो, सोडियम और पोटेशियम ले लो। निगेटिव आयन में कौन ले लो? तो निगेटिव आयन में HCO3 माइनस ले लो, के पोटेशियम मतलब कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट क्या, बाइकार्बोनेट, और क्लोरीन ले लो। तो ये जो चार बने, ये देख लो ध्यान से, कौन कौन? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन सी और पॉजिटिव आयन। इनका 100% रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? 100% रीएब्जॉर्प्शन होगा, जबकि इनका 100% रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एक क्वेश्चन तो यही बन गया, तुमसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन 100% रीएब्जॉर्प्शन। किस में रीएब्जॉर्प्शन होता है? ग्लूकोज में, विटामिन सी में, या फिर अमीनो एसिड में, या फिर आयंस में? तो आप बताओगे सब सारे में होता है, सब सारी चीजें 100% क्या कर ली जाएंगी? वापस की तरफ बुला ली जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन तुमसे यहीं पर फिर पूछेगा कि ये कैसा रीएब्जॉर्प्शन है, मतलब ये एक्टिव है या फिर ये कैसा है? पैसिव रीएब्जॉर्प्शन है। तो तुम बताओगे, क्या बताओगे? ये एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। तो क्या लिखोगे? बाई एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रीएब्जॉर्प्शन बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कैसा ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट बात, प्लस ये इंपॉर्टेंट बात है। ये वाले क्या है बेटा? ये वाले रीअब्जॉर्प्शन तो हो रहा है लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। यही कौन सा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो रीअब्जॉर्प्शन बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो सीधे सीधे लिख देते हैं बात को, बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, बात समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया इतनी बात है? अब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए तुमको बता रहे हैं, नहीं तो बताने की जरूरत ही नहीं थी। अब बोर्ड के एग्जाम में अगर ये पूछा जाता तो कोई बात नहीं है, फिर तो पढ़ लेते हैं, ऐसे ही काम चल जाता। लेकिन अभी पेपर तुमको देना है, और पेपर देना है तो तुमको तैयार तो करना पड़ेगा ना, ये सब चीज़ों को तो पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बगैर याद रखे काम नहीं चलेगा हमारा। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है। कैसा है ये? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है तो उनको लास्ट टाइम बताया था कि माइक्रोविलाई सरफेस पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन की पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछेगा तुमसे कि सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो तुम बताओगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। फिर पूछेगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताओ कहाँ, मतलब किस किस के साथ होता है, तो तुम बताओगे ग्लूकोज 100% है, विटामिन सी 100% है, अमीनो एसिड 100% है, प्लस पॉजिटिव आयंस में जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये सब क्या है? पॉजिटिव आयंस है। इसका क्या होगा? 100% रीअब्जॉर्प्शन, और इनका रीअब्जॉर्प्शन का जो तरीका होगा वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाकी जो बचा है वो निगेटिव, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। वो क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब पॉइंट डालोगे, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होने जा रहा है? HL में होने जा रहा है, मतलब कि लूप ऑफ हेनले में। भाई प्रॉक्सिमल से नीचे उतरोगे तो क्या मिलेगा? लूप ऑफ हेनले मिलेगा ना। तो लूप ऑफ हेनले में आ जाओ। लूप ऑफ हेनले में देखो क्या होने जा रहा है। लूप ऑफ हेनले तो क्या लिखोगे? रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले, रीअब्जॉर्प्शन इन loop of reabsorption from loop of Henle, loop of देखो पहला पॉइंट तो इसमें होता है कि बेटा ये सबसे कम यहां पर होगा, सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होगा, है ना? सिर्फ और सिर्फ 5% रीअब्जॉर्प्शन होगा, सबसे कम। क्वेश्चन है ये,
सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट बनेगा कि इसकी इपिथेलियल में कैसा, मतलब इसके ये दो टाइप का है ना, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग है, एक नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग, एक ऊपर आ रहा है असेंडिंग वाला पाइप है। तो इसकी वॉल में थोड़ा सा चेंजेस है, एक थिन है और एक क्या है, थिक है। तो एक लिख लोगे थिक है, लिख दें अपनी बात को, बोलो। हाँ, तो क्या लिखोगे? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास जब चलोगे तो तुमको दो चीजें दिखी, एक दिख गई तुमको थिन, ठीक है, एक क्या दिख गया, थिन, और दूसरा क्या दिख गया, थिक। ठीक है, तो ये दो चीजें जब तुमको दिखी तो ये कैसा है, ये असेंडिंग है, और ये कैसा है, ये डिसेंडिंग है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुमको, इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग है। तो ये जो है ये किसका बना हुआ है, ये सिंपल क्यूबॉइडल का बना हुआ है, यहाँ पर लिख ले अपनी बात को, किसका बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल का बना हुआ है। ठीक है, और ये किसका बना हुआ है, ये सिंपल स्क्वैमस का बना हुआ है। अब तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन खड़े करे जाएंगे, क्या क्वेश्चन खड़े किए जाएंगे, देखो जरा क्वेश्चन। ये सिंपल क्यूबॉइडल है और सिंपल स्क्वैमस है, तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल लेगा कि ये जो है, ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछेगा, ये बताओ किसके लिए परमिएबल है और किसके लिए परमिएबल नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये परमिएबल है किसके लिए, परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को ये आने जाने के लिए रास्ता देगा, लेकिन इम्परमिएबल है, ये इम्परमिएबल है, ये किसके लिए, किसके लिए, वाटर के लिए, ये क्वेश्चन पूछे। ठीक है, हाँ क्लियर, परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इम्परमिएबल किसके लिए, रास्ता किसको नहीं देगा, वाटर को जाने के लिए रास्ता नहीं देगा, मतलब वाटर के लिए यहाँ पर परमिशन नहीं है, परमिएबल। ठीक, जबकि नीचे आकर के देखोगे तो ये जो है ये परमिएबल है वाटर के लिए, ये परमिएबल है इसके लिए, वाटर के लिए, और इम्परमिएबल हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के, इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। ये इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ोगे तो अब क्या होगा इसमें, ये चीज समझ में आ गई, नहीं आई, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे अगर बढ़ोगे तो इसके आगे तुमको दो चीजें, एक चीजें और मिलेंगी। क्या मिलेगा, अब थोड़ा सा इसके अंदर अगर चलो तो इसी का डायग्राम अगर देखना चाहो तो डायग्राम भी देख लो, ऐसे जरूरत नहीं है डायग्राम की, लेकिन काम चल जाएगा महाराज। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग, अब रीअब्जॉर्प्शन करते हैं कहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, रीअब्जॉर्प्शन इन सॉरी फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या है, हेडिंग डाल दो तीसरी पॉइंट में, रीअब्जॉर्प्शन किसके लिए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लिए, सॉरी हाँ डिस्टल के लिए, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास चलोगे तो इसके कुछ फीचर पहले तो तुम जानने की कोशिश करो, फीचर क्या क्या होने चाहिए। फीचर होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ये बना हुआ है बेटा। दूसरा, यहाँ पर 15% रीअब्जॉर्प्शन होगा, वो भी कंडीशनल होगा। कैसा होगा,
15% रीएब्जॉर्बेशन तो होगा, लेकिन कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल होगा। वो भी किसके लिए होगा, वो भी ध्यान दो, सोडियम आयन के लिए होगा और वाटर के लिए होगा। सोडियम आयन के लिए होगा और किसके लिए होगा, वाटर के लिए होगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये आ गया कि तुमने ये लिखा कि वाटर और सोडियम के लिए कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन वाटर और सोडियम की अब थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बता दो यहाँ पर। तो सोडियम के बारे में जब बात करोगे तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। जबकि उसको देखोगे, वाटर को देखोगे तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। ठीक है, समझे। अच्छा, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा तो इसका फाइनल टारगेट क्या है, इसका फाइनल टारगेट है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन। और जबकि इसका फाइनल टारगेट क्या होगा, इसका फाइनल टारगेट होगा एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड ADH, डाययूरेटिक हार्मोन। चलो अब देखो, अब इसकी कंडीशन लगाते हैं, इसकी कंडीशन लगाते हैं क्या, देखो अब एक कंडीशन लगाते हैं कि तुमको बहुत जोर की प्यास लगी है, बहुत जोर की प्यास, ठीक है, मान लिया। अब तुमको पानी नहीं मिल रहा, तो उस केस में तुम्हारी बॉडी कैसे मैनेज कर, तुम्हारी बॉडी कैसे मैनेज करेगी, तो तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इफ अ पर्सन इज फील वेरी थर्स्टी तो विच हार्मोन इज रेगुलेटेड, ठीक है, और कैसे कैसे प्रोसेस होगा। तो इसे इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। तो हम सीधे सीधे पॉइंट बना के लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि ऐसे केस में, ऐसे केस में पर्सन अगर थर्स्टी है, हाँ पर्सन क्या है, थर्स्टी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा। पर्सन क्या है, थर्स्टी है, कंडीशन लगा देते हैं, इफ पर्सन फील थर्स्ट, फर्स्ट नहीं थर्स्ट, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हाइपोथैलेमस से एक ऑर्डर गुजरेगा, हाइपोथैलेमस से एक ऑर्डर गुजरा। कहाँ गया ये ऑर्डर, ये ऑर्डर गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। क्या लिखते हो, पिट्यूटरी, PITUTARY, पिट्यूटरी, इसके पास ऑर्डर गया। तो इसने क्या किया, इसने एक हार्मोन रिलीज कर दिया, कौन सा, वैसोप्रेसिन, और इसका एक और नाम है, बताया था अभी, ADH, डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये इस तरह से ये चला, समझो, ये इस तरह से आ गया। अब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो मैकुला डेंसा के पास आने की कोशिश कर, समझो जरा, ये एक बना लेते हैं, सेल है ये, बना लिया, ये DCT हो गया, और ये एरिया क्या है, मैकुला डेंसा का एरिया। DCT का पाइप दिखाया ना, और इसको क्या दिखा दो, इसको दिखा दो मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा। तो अब ये वैसोप्रेसिन जो है इसकी दीवार से क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा, ठीक, अटैच कर गया दीवार से, और इसकी दीवार से जब अटैच करेगा तो ये क्या, ये कौन सी सेल, कौन सी है ये मैकुला डेंसा, मैकुला की तो सेल है ना ये, है ना। तो क्या लिखोगे, मैकुला सेल ऑफ DCT है ना ये, तो मैकुला सेल ऑफ DCT का नाम तो लिखा ही नहीं था, मैकुला सेल ऑफ DCT, मैकुला सेल ऑफ DCT। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन होने लगेगा, लिख दो, इतने से काम समझ में आ जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन किसका होने लगेगा, पानी का
रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा, ठीक है। और ये परमिएबल होगा किसके लिए, वाटर के लिए, और पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट परमिएबल फॉर वाटर, ये पे लिख दूं, हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं टफ है, लेकिन तुम समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं है कि नहीं समझ आएगा, बहुत थोड़ा सा है टफ, लेकिन कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ये मेरा वादा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और बैठा हुआ है, कौन, यहाँ पर कहीं बैठा हुआ है एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकल के आया, कौन सा हार्मोन निकल के आया, दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन जो है अटैच हो रहा है किससे, से ये सेल से अटैच हो गया, इस सेल से। और जब ये सेल से अटैच हुआ है तो ये परमेबल हो गया किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। अभी किसके लिए था, पानी के लिए, ये किसके लिए हो गया, सोडियम आयन के लिए। तो ये सोडियम आयन जो है वो ब्लड में क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो एब्जॉर्ब इन ब्लड, एब्जॉर्ब इन ब्लड। और ये क्वेश्चन पूछेगा ये कैसा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखा, तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं तुमसे कलेक्टिंग डक्ट की। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में जब बात करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा वो जरा समझ लेते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। चलो भैया कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करते हैं तुमसे। तो रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, पहला पॉइंट, क्या पहला पॉइंट लिखोगे, एडीएच रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एडीएच रिसेप्टर यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एडीएच रिसेप्टर also present in collecting duct, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन, पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। क्या लिख देंगे बताओ तो, क्या लिख दें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ा दिया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब एक क्वेश्चन तुमसे और लगे हाथ यहीं पे पूछ लेगा कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसा है बताओ, तो तुम लिखोगे पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये एक्टिव पैसिव में ही तुमको उलझाएगा बेटा, और कोई बात नहीं है उलझाने के लिए इसके पास। दूसरा पॉइंट क्या पूछेगा, दूसरा पॉइंट बोलेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी यहाँ पर आएगी, तो क्या लिखोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम, स्मॉल amount of urea, small amount of urea also absorb from collecting duct by diffusion method, by कौन सा मेथड, डिफ्यूजन मेथड। अब ये क्वेश्चन है तुमसे और बन गया, ठीक, एक ये इम्पोर्टेंट बना, ये इम्पोर्टेंट बना, ठीक है। इसके अच्छा अब ये ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे की वजह है, तो इसके पीछे की वजह क्या लिखोगे, इसके पीछे की वजह लिखोगे, इसके पीछे की वजह लिखोगे फॉर मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट,
तो इसके पीछे की वजह लिखोगे फॉर मेंटेन क्या लिखोगे? ऑस्मोलैरिटी ऑफ किडनी, ऑस्मोलैरिटी ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी मैट्रिक्स, किडनी मैट्रिक्स, ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अच्छा, अब आगे चलो, तो रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख लिया हम लोगों ने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में समझ लिया कैसे हो रहा, 1/5% निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन देखा, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ देख लिया, प्रॉक्सिमल में देख लिया, प्रॉक्सिमल के साथ साथ हमारे किस में देख लिया, लूप ऑफ हेनले में देख लिया, लूप ऑफ हेनले के साथ साथ डिस्टल में भी देख लिया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और कलेक्टिंग डक्ट में भी देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग सिक्रीशन। अब देखते हैं सिक्रीशन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीज़ों के बारे में हो रहा है सिक्रीशन। अब सिक्रीशन जरा देखने की कोशिश करते हैं और सिक्रीशन समझते हैं कि सिक्रीशन में कैसे काम चलेगा। चलो भाई काम चलाते हैं, सिक्रीशन के पास चलते हैं हम लोग। तो सिक्रीशन, सिक्रीशन पहला पॉइंट तो ऐसे डाल दिया। सिक्रीशन कैसा प्रोसेस है भाई? ये प्रोसेस जो है वो क्या है, एक्टिव है। क्या है? एक्टिव प्रोसेस है ये। क्या है? एक्टिव प्रोसेस है, जो अभी नहीं, बाद में सुना, ठीक है, सुन लेना, लेकिन अभी रुक। तो सिक्रीशन पहला पॉइंट, पीसीटी में सिक्रीशन होगा तो होगा, किसका किसका होगा बताओ तो जरा, किसका किसका होगा? प्लस आयन का होगा, हाँ, NH3 का होगा, किसका होगा? NH3 का होगा, और किसका होगा? पोटेशियम आयन का होगा, पोटेशियम आयन का होगा, और किसका होगा? हाइप्यूरिक एसिड का होगा, हाइप्यूरिक एसिड का होगा, ठीक है, और किसका होगा? ड्रग एंड टॉक्सिक सब्सटेंस का भी होगा, ड्रग्स का भी होगा और टॉक्सिक सब्सटेंस का भी होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस का भी एब्जॉर्ब के मिलेगा, सिक्रीशन देखने के लिए मिलेगा। चलो दूसरा पॉइंट आते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या होगा? दूसरे पॉइंट में क्या लूप ऑफ हेनले में जरा देखो भाई, लूप ऑफ हेनले दो होते थे, बताया था तुमको हमने, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। तो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के पास चलो, तो दो रास्ते दिखाओगे, कौन सा? एक हो जाएगा डिसेंडिंग और एक हो जाएगा असेंडिंग। याद आया? तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग का जो पोर्शन है, इसमें किसी भी तरह का सिक्रीशन नहीं होता है, नो सिक्रीशन, नो सिक्रीशन। और इसमें, इसमें होता है किसका? यूरिया का, ठीक, यूरिया का। चलो आगे इसको नीचे जाता दिखा दो, इसको ऊपर जाता दिखा दो, तुम्हारा समझ में आ जाएगा। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आओ, DCT में आओ। तो DCT में आओगे तो किसका किसका मिलेगा? एक तो मिल जाएगा NH3 का, दूसरा मिल जाएगा K का, पोटेशियम का, और किसका मिल जाएगा? हाइड्रोजन आयन का मिल जाएगा सिक्रीशन। और कलेक्टिंग डक्ट में जब तुम आकर के अपने आप को देखोगे तो कलेक्टिंग डक्ट में तुम्हें मिल जाएगा क्या? H+ आयन और पोटेशियम, दो चीजों का सिक्रीशन तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। डाउट? नहीं डाउट? हो गया? समझ में आया? नहीं आया? आ गया। अच्छा, अब चलते हैं जरा हम लोग फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में। चलें, थोड़ा सा फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल देखो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो चीज़ों के बारे में समझ में भी आएगा और आगे हम लोग कोशिश कर पाएंगे कि बढ़ें आगे चैप्टर में भी।
तो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में आ जाओ जरा। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल अगर देखोगे तो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में तुम्हें 2-3 चीजें देखने वाली हैं तुम्हारे लिए। क्या क्या देखने वाली हैं? फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, सबसे पहला पॉइंट तो डाल देते हैं, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल अगर तुम देखोगे तो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में तुमको 2-3 चीजें देखने वाली। क्या क्या देखने वाली मिलेगी? एक तो तुमको मिल जाएगा कि पीसीटी का काम क्या करता है, एचएल का क्या काम है, ये सब चीजें। तो पहला पॉइंट तो डाल देते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को अगर तुम डालो, मेंशन करोगे तो क्या लिखोगे? हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस, हेल्प टू मेंटेन and ionic balance, help to maintain the pH and ionic balance of the body fluid, by selective secretion, by selective secretion, by selective secretion, by selective secretion of क्या? NH3, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन इसका क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा। ठीक है, अच्छा ये मेंटेन तो करेगा, कहाँ करेगा? कहाँ करेगा? ये कहीं ना कहीं मेंटेन करेगा ना। तो क्या लिखो? इनटू फिल्ट्रेट, इनटू फिल्ट्रेट, इनटू फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ, एंड बाय एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन करेगा? बाइकार्बोनेट का, HO3 माइनस का। ठीक, लूप ऑफ हेनले में आओ जरा, देखें लूप ऑफ हेनले में क्या होने जा रहा है। लूप ऑफ हेनले ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर। तो लूप ऑफ हेनले की अगर आपसे बात करें तो क्या प्ले सिग्निफिकेंट रोल, प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन, किसमें बताओ? प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेन द हाई ऑस्मोलैरिटी, मेंटेन, क्या लिखोगे? मेंटेन ऑफ हाई osmolarity of medullary interstitium, interstitial fluid। ठीक है, इन किडनी। इन किडनी, बात समझ में आई? नहीं आई? पल्ले पड़ा? चलो भाई, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके आगे भी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं चल करके। क्या कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में भी बात करोगे ना? नहीं करोगे भाई? पीसीटी हो गया, डिस्टल हो गया, तो अब डिस्टल में भी आओगे, फिर कलेक्टिंग डक्ट में भी तुमको आना पड़ेगा। तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास चलते हैं जरा। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जरा देखो जरा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास चलने के लिए तुमको 2-3 चीज़ों का ज़रूरी है। क्या? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे भी दिखाओगे पीसीटी। तीसरा में क्या दिखा दो? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन दिखाओ,
कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन दिखाओगे किसके लिए, सोडियम आयंस के लिए, और किसके लिए, ऑफ सोडियम आयन प्लस, और किसके लिए दिखाओगे, वाटर के लिए दिखाओगे। टेक प्लेस क्या टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट, टेक प्लेस इन सेगमेंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, डीसीटी ऑल्सो कैपेबल, यहीं पे लिख देते हैं, ऑल्सो कैपेबल फॉर reabsorption of bicarbonate, reabsorption of bicarbonate, ठीक है, and selective secretion of selective secretion of NH3, potassium ion and hydrogen ion to maintain the pH, to maintain pH, ठीक है, to maintain pH and sodium potassium balance, and sodium potassium balance in blood, balance ब्लड, ठीक है। अब एक और आ जाओ लास्ट में, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लो। कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या लिखोगे तुम लोग, कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा कलेक्टिंग डक्ट का। तो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं। बोरिंग नहीं है बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ो, समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बोरिंग हो रहा है, बोरिंग नहीं है ये सब चीज़ें, बस तुम कितने अच्छे से इसको ग्रैप्स कर पा रहे हो ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है। तुमको ये सोचना है और इससे सवाल बनेंगे 100% सवाल आंसर मिलेंगे तुमको, परेशान नहीं होना। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी, large amount of water can be या could be reabsorbed from this region या area to produce the concentrate urine, to produce concentrate urine in this segment, in this area, इन दिस एरिया मत लिखो, दिस एरिया अलाउड है ना, ऐसे लिखो, दिस एरिया अलाउड this area allowed passage of small amount of urea, passage of small amount of urea into medullary interstitium, to keep, है ना, to keep osmolarity,
टू कीप ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। इसके अलावा प्ले ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द पीएच, प्ले also important role to maintain pH and ionic balance, pH and ionic balance, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इन सब के अलग अलग सेगमेंट देख लेते हैं। अलग अलग सेगमेंट देख लो, क्या क्या अलग अलग सेगमेंट देखोगे। देखो, हमने पीसीटी की बात की है ना, डीसीटी की बात की, लूप ऑफ हेनले की बात की, सबके अलग अलग बातचीत करते हैं। तो अलग अलग एक एरिया तुम देख लो, तुम्हारे लिए और क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं तुमसे किसकी, पीसीटी की, है ना। तो पीसीटी के बारे में तुमसे बात कर लेते हैं। देखो, पीसीटी के बारे में ये पीसीटी का एरिया दिखा दिया, ये दिखा दो आगे ऐसे करके दिखाते चले। दूसरा, ये तीसरा और वो चौथा। तो पीसीटी के बारे में जब तुम दिखाओगे तो ये हो गई तुम्हारी ट्यूब पीसीटी, ठीक। ऐसे ऐसे इसके सेल्स दिखाओगे, नहीं दिखाओगे, दिखाओगे। ये पीसीटी, इधर दिखा दो क्या, पीएच, और इधर दिखा दोगे आयनिक बैलेंस, ऐसे याद रहेगा। तो पीएच के लिए ऐसे को दिखाओ, रीएब्सॉर्ब के लिए इधर दिखा दोगे सिक्रीशन के लिए, सिक्रीशन के लिए इधर ऐसे दिखा दो, एब्जॉर्बेशन के लिए इधर ऐसे दिखा दो, सिक्रीशन के लिए। तो अब इसमें किसको दिखाओगे, इसमें दिखाओगे तुम बाइकार्बोनेट को, जो तुम लिख के आए हो अभी। और इसमें क्या दिखाओगे, इसमें तुम दिखाओगे NH3, और क्या दिखा दोगे, हाइड्रोजन आयन को। इधर सिक्रीशन दिखाओगे तो पोटेशियम आयन का दिखा दोगे, इधर एब्जॉर्बेशन दिखाओगे तो किसका दिखाओगे, सोडियम और क्लोरीन का। एक ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। ऐसे तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए, मुझे जो लगता है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ देखते हैं आगे, HL वगैरह के लिए भी चलते हैं हम लोग देखने के लिए। तो HL के पास जब चलोगे, HL में तो ऐसा कुछ था नहीं, देख लेते हैं एक बार HL में। HL में तो ऐसा कुछ नहीं है, DCT के लिए है और CD के लिए है। तो कहाँ चले, कहाँ चलोगे, DCT के पास चलोगे। ये DCT आ गया तुम्हारा, तो DCT के में दिखा दो वैसे ही बना करके। ये एक ट्यूब बना दिया, DCT है ये, इधर दिखा दो पीएच, इधर दिखा दो आयनिक बैलेंस, ठीक। इधर से दिखाओ क्या, एब्जॉर्बेशन, और इधर से दिखाओगे सिक्रीशन, ठीक। ए फॉर एब्जॉर्बेशन, एस फॉर सिक्रीशन। तो एब्जॉर्बेशन दिखाओगे किसका, बाइकार्बोनेट का, और सिक्रीशन किसका दिखाओगे, NH3 का। इधर चलोगे तो इधर किसको दिखाओगे, इधर दिखा दोगे पोटेशियम आयन, इधर दिखा दोगे कौन, सोडियम आयन, ठीक। इसके अलावा चलोगे कलेक्टिंग डक्ट में चलोगे तो फिर वैसे समझ में आ जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट मान लेते हैं ये, ठीक है। इधर दिखा दो पीएच, इधर दिखा दो क्या, आयनिक बैलेंस। तो ये जब पीएच और आयनिक बैलेंस दिखाओगे, ये हो गया क्या, एब्जॉर्बेशन, और ये क्या हो गया, एक्रीशन। तो इसमें दिखा दोगे तो इसमें किसको दिखाओगे, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एब्जॉर्बेशन में तो नील नील हो जाएगा। सिक्रीशन में किसको दिखाओगे, H+ आयन को दिखा दो, और क्या दिखा दोगे, पोटेशियम आयन को दिखा दो। ये बन जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं आई। अब एक डायग्राम तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, इसी के बिहाफ पे ही डायग्राम दिया है। तो वो डायग्राम जरा समझने की कोशिश करो, तुमको सारी चीज़ें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए फिर। अब तो देखो जरा डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। देखो,
ठीक, ये एक डायग्राम बन गया। अब देखो भैया क्या क्या दिखा रहे हैं। ये पीसीटी का एरिया तुमको दिख रहा होगा, तो पीसीटी के एरिया में जरा देखो क्या क्या हो रहा है। देखो तो एक चीज और तुमको यहाँ पे बॉर्डर लाइन जरूरी है तुम्हारे लिए, कंफ्यूजन हो रहा है। ये जोन हो गया किसका, कॉर्टेक्स का। जोन कौन सा है, कॉर्टेक्स का। और ये जोन कौन सा हो गया, ये जोन हो गया मेडुला का। कॉर्टेक्स का और मेडुला का। तो अब जरा चलते हैं हम लोग इसमें दिखाने के लिए। एक इसमें क्या दिखाओगे, बाइकार्बोनेट दिखाओगे, ठीक। और क्या दिखाओगे, NaCl दिखा दोगे। और क्या दिखाओगे, वाटर दिखाओगे। और क्या दिखाओगे, न्यूट्रिएंट दिखाओगे, के दिखा दो के। और क्या दिखा दो, न्यूट्रिएंट दिखा दो, ठीक। न्यूट्रिएंट दिखाओ। तो ये सब क्या है, एब्जॉर्बशन हो रहा है। इधर भी दिखाओ ऐसे ही कुछ कुछ। क्या दिखाओगे, NaCl दिखाओगे। और क्या दिखाओगे, बोलो, वाटर दिखाओगे, है ना। और क्या दिखाओगे, CH3 HCO3 माइनस दिखाओगे। ये दिखा दो इतनी सारी चीजें। ये क्या है, ये एब्जॉर्बशन हो रहा है बेटा। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, एब्जॉर्बशन हो रही हैं। देखो हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको। ये क्या हो गया, ये एब्जॉर्बशन हो गया। यहीं पे लिख दें, एब्जॉर्बशन इधर से इधर से, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट याद रहेगा तुमको। अब दिखाओ दूसरे पे, उससे दिखा दो। क्या क्या दिखाओगे, NH3 दिखा दो। यहीं से दिखा दो ऐसे ही करके, NH3 दिखा दो। और क्या दिखा दोगे, पोटेशियम दिखाओ, वाटर दिखाओ। पोटेशियम दिखा दो, वाटर दिखा दो। सॉरी वाटर कह रहे हैं, H+ आयन दिखा दो, H+ आयन दिखा दो। इधर चलोगे तो इधर क्या दिखाओगे, पोटेशियम दिखाओ, H+ दिखाओ। और क्या दिखाओ, NH3 दिखा दो, ठीक। ये समझो। तो इसको दिखाओगे तो ये कौन हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सिक्रीशन। कौन हो गया, सिक्रीशन। ऐसे दिखा दो। अब तुमको क्लियर हो रहा है कहानी, है ना। सिक्रीशन दिखा दो। अब सिक्रीशन दिखाने के साथ साथ अब आओ इधर। ये कौन है भाई, ये कौन है, ये DHL है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये कौन है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये इसमें से क्या चल रहा है, पानी बाहर निकल रहा होगा, पानी चल रहा होगा। और इधर इधर NaCl है, इधर क्या है, NaCl है, ठीक है। ऐसे करके दिखाते चलो तो ये तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। अब इसके बाद एक हेडिंग डालोगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए काउंटर करंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को कैसे क्या करना है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए हेडिंग डाल के छोड़ दो और कोशिश करना कि NCERT में जो डायग्राम बना है वो तुम बना के लाओ और चीज़ों को हम लोग उससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा लगा चैप्टर, एक बार रिवाइज करोगे सब याद हो जाएगा, रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाओ, बिल्कुल टू बी वेरी फैक्ट एंड क्लियर। तो याद रखना, हाँ। चलो बाय।